अब हारिब के चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी, जबकि अनान उसे घूर रहा था। शफीक साहब ने समझी उन दोनों को देखा और करीब आते हुए बोले, किसके माँ बाप के बारे में बात हो रही है? शफीक साहब का लहजा बारा उनके साथ धीमी और नरमी इख्तियार की तो अनान ने इल्तिजाई नज़र से हारिब को देखा, जो मुस्कुराहट ज़ब्त करते अपना सर नफ़ी में हिला रहा था। वो अबू, वो भाई हारिब, अबू के लिए पानी लाओ। तब तक मैं अम्मी को बुलाता हूँ, जो नरगिस खाला हमसाये की औरत का नाम के घर गई हैं। अनान मोबाइल को एक हाथ से दूसरे हाथ में लगाते हुए बुला रहा है। उसकी बात को मतलब समझते हुए वो बसौर का किचन में की तरफ चला गया। अबू, मैं अम्मी को बुला कर लाता हूँ। शफीक साहब सवालिया नज़र से अनान को देख, जबकि अनान ये बोल कर वहाँ से भागने वाले अंदाज में बाहर की तरफ गया था। इंतहाई कोई ढीठ और निकम्मी औलाद है मेरी। शफीक साहब बड़बड़ाते हुए हारिब की तरफ मुतवज्जो हो गए, जो किचन से पानी ला रहा था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो पार्किंग एरिया में ही अनान अपने एक दोस्त के साथ बातें कर रहा था। वो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से जाने लगी तो अनान के अल्फाज उसके कदमों को रोकने पर मजबूर करके, बस हमसा क्या बताऊँ, अब तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। हालांकि माई 4 साल बड़ी है मुझसे। अनान की मासक तरफ पूछती, जबकि हमजा का चेहरा मासक को साफ नज़र आ रहा था। शिद्दत से चाह ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए, इस कदर उसकी बेजात बेमानी थी। ये सोच उसके एहसास साफ कर रही थी कि अनान के साथ ज़बरदस्ती करे। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती खुद को कंपोज करके वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन आंखों में धुंधलाहट कदमों की मजबूती का आजमान हम बाखूबी कर रही थी। गई क्या? अनान ने हमजा से धीमी आवाज़ में पूछा तो हमजा ने मुस्कुराते हुए उसके दाएं कंधे पर पानी मारा। अनान जल्दी से रुख मोड़ा, लेकिन वो जाचक थी। हाय, उनको तंग करने का भी अलग ही मज़ा है। मुझे तो लगा एक हाथ सुना कर जाएंगे, लेकिन ये ट्रेन तो पैर रुकी चली गई। अनान दाएं हाथ को अपने सीने पर रख कर हमजा पर गिरने वाले अंदाज में पीछू। हमजा ने बर वक्त उसे थामा, बेटा इतना तंग करना जितना तुमने बाद में सहना है। हमजा से खुद से दूर धकेलते हुए बोला तो अनान ने उसे, तुमसे बड़ा कमीना नहीं हूँ मैं। ये बोलकर यूनिवर्सिटी के अंदर की तरफ भागा था, क्योंकि हमजा अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके भागने पर भी वो उसके पीछे भागा था। मासा ने इस दिन के बाद जैसे खामोशी इख्तियार कर दी, सर दर्द का बहाना बनाकर जाने से टाल देती थी। वक्त का काम है गुजरना, सो गुजर ही जाता है, चाहे जैसा भी। मासा ने यूनिवर्सिटी से एक हफ्ते की छुट्टियाँ ली थी। आज मेहंदी के दिन था और दोनों की मेहंदी की रस्म एक साथ होनी थी। अब्बासी हाउस को रंग बिरंगी रोशनी से जाकर उस घर की रौनक को दुगना कर गया था। हलीमा बेगम के ससुराली रिश्तेदार भी मत्तू थे। मासा पीले रंग की फ्रॉक पर फूलों के जेवर पहने, दुपट्टे को सर पर अच्छे से सेट की, गुलाबी लिप ग्लोस लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। गंदगी रंगत बिना मेकअप के चेहरे के चमक रही थी। गुलाल की कमी फूलों में बैठे अनान ने पूरी कर दी, जो कि रियासत की शहजादी की तरह। उसके साथ सफ़ेद पार कमीज़ पहनकर गले में मैरून कलर की चुनरी को मफलर की तरह ओढ़े वो मुस्कुराते हुए पास बैठी मासा पर हर 2 मिनट के वक्फे बाद नज़र डालकर उसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर रहा था। इंतहाई कोई नज़रबाज इंसान हो तुम, मासा उसके मुसलसल खुद को देखने पर झंझला कर बोली तो अनान ने मुस्कुराहट को लबों में दिमाग कर रुकने पर मजबूर किया था। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कल की गारंटी मेरे पास नहीं है। अनान की ज़ुबानी बात में मासा ने उसे घूरा और दांत पीसते बोले, तुमसे हर किस्म की तवक्को की जा सकती है ताड़ू इंसान, और कल की कल देखी जाएगी। जवाब में अनान ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला तक स्टेज पर हारिब और नुमा लड़ते हुए उन तक पहुँच चुके। लो कि मुँह नहीं लगता, जाओ यहाँ से। वो घूरते हुए अनान की तरफ बढ़ गई, जबकि नुमा ने रोने वाली शक्ल बनाकर आंख दुराबी, क्या बोला है नम्मी को, तुम्हें ज़रा तमीज़ नहीं है कि घर है मेहमानों से कैसे बात करते हैं। अनान ने धीमी मगर सख्त आवाज़ में हारिब को डांटा। स्टेज में मौजूद बाकी तीनों पर जैसे सकता था। हारिब ने एक नज़र नुमा को देखा और बिना कुछ कहे स्टेज से उतर गया। ये सर झुका लिया। सॉरी आपी, सॉरी भाई, लेकिन इसकी गलती नहीं थी। वो तो तस्वीर वाली बात पर मुझसे नाराज़ था। आपने डांट कर उसे पक्का वाला नाराज़ कर दिया। नमा मुँह बसौर कर बोली तो अनान ने मुस्कुरा कर देखा, जबकि मासा ने उसे घुरा बिना अपनी दुल्हन होने का लिहाज किया। नमी को सख्त सुनाल, नमी शर्म की चीज़ है तुम में, यानी छोटी हो तुम, अब तो हर चीज़ बतानी पड़ती है, इतना ख्याल रखता है वो तुम्हारा, और तुम उसे बेवजह ही किसी की भी अताब को निशाना बनवा जाओ और जाकर सॉरी करो उसे और वापस यहाँ लेकर आओ। मासा गुस्से की वजह से हो। अनान मुस्कुरा कर उसके चेहरे को देखा था। चलो गुलाल तो बिखरा गालो पे, अब वो जब गुस्सा हो या क्या फ़र्क पड़ता है। अनान को उसे बढ़ाया तो नुमा और मासा ने न समझे से देखकर, नम्मी जल्दी जाओ राबी को बुला कर लाओ, वरना तुम्हारी आप ही जिन नज़र से मुझे देख लिया मुश्किल है कि मैं उस तक जिंदा रहूँ। अनान डरने की एक्टिंग करते हुए बोला। नुमा मुस्कुराते हुए स्टेज से उतर कर हारिब की तरफ चली। आइंदा अगर तुमने राबी को भी वजह डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। मासा ने उसे घूरते वार्निंग दी थी, जबकि अनान मुस्कुरा कर थोड़ा सा उसकी तरफ झुका और बोले, यकीन मानिए मेरा आपसे ज़्यादा बुरा इस तकरीब में कोई नहीं है। मासा जो उसकी झुकनी में थोड़ा सा पीछे हुई थी, उसकी इस बात पर इसकी नज़दीक हुई और इसी के अंदाज में मना कर दूँ, शायद अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। बात पर अनान वो मुश्किल अपने अंदर उठते गुस्से को हाथ ही मुट्ठी बना कंट्रोल और फिर बिना कुछ कहे स्टेज से उतर कर अपने दोस्तों की तरफ चला गया। मासा की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। हारिब गुस्से से वापस अपने कमरे में आया। नुमा भी उसके पीछे उसको ढूंढते हुए कमरे में आए, जिसका दरवाज़ा खुला था और वो बेड पर तेच्छा सा आँखें मूंद कर लेटा। नुमा ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और गला तार करते हुए राबी सॉरी से हारिब को इजाज़त दी। नुमा आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ने तो हारिब ने आंखें खोलकर उसे तकरीबन खुद से दूर गए। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात, जाओ यहाँ से। हारिब बहुत गुस्सा करता काम हो सकता, लेकिन जब कोई उसे हर्ट करते
वो उससे ऐसे ही रद्द अमल ज़ाहिर करता है। वो मुश्किल खुद को संभालते हुए कंट्रोल खो देता। नुमान ने आंखें ज़ोर से बंद कर मुझे माना, देखो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया है भाई को तुम्हारी वो तस्वीर देकर, और फिर भाई ने तुम्हें जो मेरी वजह डांटा उसके लिए सॉरी, जो बात तुम्हें हट कर हुई उसके लिए सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी ना ऐसा कुछ, पक्का प्रॉमिस, अब तो माफ़ कर दो मुझे। हारिब ने उसकी भीगी लहजे पर उसके झुके सर को देखा और चलते हुए उसके करीब आया। 2 कदम के फासले पर उसे देखा जो बाकायदा सू कर रही थी। लड़ाई भी लेकिन वो कभी माँ को रोते हुए नहीं देख सकता। अच्छा तुम्हारा सॉरी सिर्फ एक शर्त पर एक्सेप्ट करूँगा, बोलो मंजूर है। हारिब की बात पर उसने सर उठाया। काली आंखों मौजूद नमी भीगी पलकों पर शबनम की मोतियों की तरह चमक कर मुकाबिल के दिल में नया एहसास जगा गई थी। हारिब ने जल्दी से नज़रों का ज़ाविया बदला और ख़ुद को कंपोज करते हुए बोला, तो मुलीम में तक मेरी सारी बातें मानूंगी। हारिब की बात रहेगी तो मुझे 3 तारीख तक अपनी बात मानने का कह रहे हो। और आप भी माँ का सदमा आज से सवाल था। चेहरे मसूबियत में मुकाबले कुछ लोग के साथ मुतारिफ करा थी। हाँ बिल्कुल, अगर मेरी माफ़ी चाहती हो तो माँ ने दिल गालियों से नवाजा, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मुझे मंजूर है, अब चलो स्टेज पर आप भी बुला रही हैं। ये बोलकर उसने हारिब का हाथ पकड़ा और वहाँ से नीचे स्टेज की तरफ हारिब बिना एहतजाज उससे हाथ चाहता पर मुस्कुराहट और रगम जैसे खुशी इसरायत कर जैसे समझ वकार से अगले दिन वो दोनों घरानों के लिए खुशी बड़ा बारात का इंतजाम एक करीबी मैरिज हॉल में किया गया था। ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहने आंखों में एक नाखत्म चमक लगा मुस्कुराहट से स्टेज बैठा अपनी खुशियाँ खैर मकदम कर दूसरी तरफ सुर्ख रंग के लहंगे में अच्छी तरह से मेकअप किए तमाम ज़ेवरात को पहने सर भर जालीदार दुपट्टे का घूंघट और फितरतन घबराहट का शिकार होती हुए अपनी खूबसूरती मज़ीद इजाफा कर रही थी। थोड़ी देर बाद अब्बास सालम मरीम और एक मौलवी साहब के हमरा ब्राइडल रूम में दाखिल हुआ और उन्होंने शफ़क़त से मासा के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। मासा की लम्हे में नामुमकिन में गुजरा बचपन एक फिल्म की तरह उसकी आंखों में दौड़ने लगा था। होश तो तब आया जब हलीमा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। माही बेटा मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। हलीमा की आवाज़ पर वो दोबारा से मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जो हुई थी। मासा अब्बास हालिमा आपन का अनान शफीक वाल शफीक अब्बास रुपया सिक्का राजुल वक्त तय पाया है कि आपको ये निकाह कबूल है। वो मुझसे 4 साल बड़ी है। कबूल है। मासा कानून मनान के हसन वाले अल्फाज गर्दिश कानून मौलवी ने अबू ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कबूल है। मैं कौन सा नौका हूँ जो उससे बड़ी लड़की से शादी कर रहा हूँ। कबूल है। आखिरी बार कबूल है कहकर उसने सख्ती से आंखें बंद की थी। ख्यालात ने उसके ज़हन को घेरे में ले लिया था। अनान से जाकर मौलवी साहब ने जाओ कबूलियत कर और उसे मुकारबल और आने वाली ज़िंदगी की दुआ दे करके स्टेज से चले गए। थोड़ी देर बाद जब मासा स्टेज पर आई तो वो भी साख्त अपनी जगह से उठकर मासा की तरफ बढ़ा था। घूंघट में भी वो के दिल की धड़कनों को रक्त करने पर मजबूर कर स्टेज नीचे खड़ी मासा की तरफ उसने हाथ बढ़ाया तो मासा ने एक नज़र उसे देखकर उसके हाथ में अपना दायां हाथ रख कर स्टेज के ऊपर चढ़ते उसकी हमराही वहाँ मौजूद नशिस्त पर प्रमाजमान हो गई। थोड़ी देर बाद खाने का दौर चला तो सब लोग खाने की तरफ मुतवज्जो हो गए। अनान मौके गनीमत देखकर माज़ की तरफ थोड़ा झुककर बोला, वल्लाह आज आप बहुत हसीन लग रही, जाने दिल आपकी आंखों में अक्स क्यों देखना चाहते, लेकिन यकीन करें आज मैं आप की बहुत तारीफ करने में अनान गया हिबा संतान फिर झूठा इंसान वो बड़बड़ाई तो अनान पर मुश्किल से मुस्कुरा कर रोकता, लेकिन वो फिर भी मुकाबले को काकर गई थी रुखसती तक अनान ने उसे सजेस्ट कर, लेकिन माँ सब ठीक बनी खामोश सुनती रही। अनान को लगता वो शर्म या की वजह जबकि वो बेचारा नहीं जानता कि ये खामोश था फ़ौरन से पहले की खामोशी थी। रुखसती बाद माँ से कुछ रस्म के बाद अनान के कमरे में पहुँचा दिया गया। अनान अपने दोस्त से फारिग होकर अपने कमरे की तरफ पहुंचा तो दरवाजे पर ही हारिब और नुमा खड़े थे। अनान उन्हें घूरते हुए बोला, इधर किस खुशी में तुम दोनों में से रखी, हटो सामने से भाई, पहले पैसे नुमा के हो जहाँ पर हारिब ने जबकि अनान ने आंखों को छोटा कर अभी थोड़ी देर पहले 20,000 तुमने एक गिलास दूध के लिए थे जिसमें से सिर्फ एक घूंट मैंने कहा था, और अब फिर से किस चीज़ के पैसे, और तुम किस खुशी में उसके साथ यहाँ खड़े हो। भाई पार्टनरशिप किया इसलिए खड़ा हूँ यहाँ। हारिब में उसने खड़े करते हुए अनान से, तेरे तो कमीने इंसान अपने भाई के साथ चाहे तुम भी मुझे लूटने वालों में शामिल हो गए। अनान उसकी तरफ नुमा दरमियान भाई 20,000 निकालें जल्दी से वरना सुबह तक हम ही रहेंगे। नुमा के जवाब पर अनान ने दोनों को अपने बटुए 5,000 के 4 नोटों से दे दिए। नुमा के हाथ से सारे पैसे हारे बच्चा कर नीचे की तरफ भाग जबकि नुमा चीखती उसके पीछे भाई अच्छी खासी महंगी पड़ गई है ये शादी, शुक्र है अल्लाह कंगाल होने से बच के। अनान बड़े बड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो सामने अमली कमरा देकर उसका दायां हाथ बिसाख्ता सर की तरफ गया। अब ये कहाँ चली गई। मौजूद स्टडी रूम की दरवाजे तरफ जो लाख था। अनान 2-3 दफ़ा दरवाज़ा खोलने की लेकिन बस अनान ढूंढने की कोशिश की तो चाबी कमरे में गई थी। मेहमानों के हाथ से दरवाज़ा खटखटाने माही दरवाज़ा खोले। अनान धीमी मगर सख्त आवाज़ में स्टडी रूम के दरवाजे जागो लेकिन जवाब दरवाजे दो पे अपना गुस्सा कंट्रोल के वाशरूम की तरफ बढ़ शाओले को बेड पर ले रात में जान कौन सा उस पर नींद में बांध तो वो पुरसकून होते हुए सो गया था। किसी के बुरी तरह झंझोड़ने और ज़ोर से उस बोलने की आवाज़ ने उसे नींद से बितार के मुझे अपनी एक अनुदगी भरी आँख खोल पाया था। ये मैं हूँ, मैं आ रही हूँ आपका भैया। अनान की आंखों के सामने दोनों हाथ लगाते हुए जैसे किसी दीवाने को भागना इनकी आगोश में था। हाँ भाई, मैं आपका इकलौता भैया, आपकी इकलौती बीवी का इकलौता देवर हूँ। हारे उसके कान किसी चीज़ जैसे चीख तना सामने यार को देखा उसे क्या है सुबह सुबह क्यों मेरे कान पड़ते 12 हो चुके हैं भाई और आपकी अभी सुबह ही ख़त्म नहीं हो रही।
सामने अपनी कलाई बंदी खड़ी दिखाती बोले अनान को झटका लग गुजरी शाह के तमाम से आखों बाग उसके मुकम्मल बेदार करके बेसाख्त उसने कमरे अपनी इनकाएँ दोनों लेकिन बेसो त्यारे ने मुस्कुरा कर देखा और शारा से बोला भाई माही भाभी सबके साथ नीचे और अबू का आपका इंतजार नीचे लाऊं में शिद्दत कर मतलब नाश्ते पर मेहनत नहीं भाई वो सब कर ले क्योंकि अब उनका 10 बजे तक जो नाश्ते की मेज़ पर होगा सिर्फ उसी नाश्ते में अब आप लेट हैं इसलिए आप अपने लिमिट के खाने का इंतजार चल रहा बक्को मैं नहीं बक रहा भाई आप नीचे आकर खुद देख लें हारे भी बक और ऐसे चलेगी जबकि नान उठकर वाशरूम था जब वो फ्रेश अपनी चाय सब कुछ कभी मसरूफ उसने शायद ने जो अपनी माँ को देखा था और फिर नमाज इस्लाम दुआ मसरूफ जो वहाँ का नाश्ता उमरा लेकर आई थी अब्बास आलम से वो अपनी माँ के पास या दूल्हा तो जैसे फालतू होते हैं वो बुलाया तो रखे या बेगम मुस्कुराक दाएं गाल पर हाथ रखा मेरे शहजादा बेटा बैठो मैं नाश्ता लगाती हूँ कई बेगम उस वाले के नान का बरकरार रहने दे मैं अब वक्त ही कितना रह गया मैं अपने वलीमे में ही डिनर खा लूँगा नान की बात शुरू साहब जो कई बेगम की बात में अच्छे गुना नहीं बोली अच्छी ज़ाती चीज़ की है खुद के लिए अब इंसान को कम अज़ कम अपनी शादी में तो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए उसके शिकायती अंदाज पर शफीक साहब मुस्कुराते बोले अच्छा जाओ नाश्ता कर लो जाओ तुम यहाँ बैठो मैं लाती हूँ नाश्ता तो कई बेगम ये बोलकर किचन की जानिब चले जब शफीक साहब वापस लाउंज में चले गए मैं अकेले नाश्ता नहीं करता आपको मालूम इसलिए मेरे साथ आप भी नाश्ता करें नाने रुकैया बेगम से कहा जो नाश्ते की ट्रे उसके सामने रख रही थी मैं तो नाश्ते का अलबत्ता अगर बात सा निभानी तो जिसे कल लेकर आए उसके साथ कल रुकैया बेगम डाइनिंग टेबल की तरफ आए थे मैं सब देखकर बनान बेसाख्त उसकी नज़रों का तकाक्कुब किया था गुलाबी रंग रेशमी सुर में उसकी गंदी रंगन हल्के से मेकअप में चमद हल्की सी ज्वेलरी में नई वेली नितनान मबूस उस देखने लग गई बेगम को लंग खा कर उसे मतलब एकदम जैसे होश की दुनिया में रात की बेइज्जती का एहसास मासूक देखकर ही शिद्दत से उदास माई बेटा अभी नाश्ता कर लूँगा तब तक आपके मामू की बात सुनकर आती हूँ कई बेगम ये बोलकर चली गई नान के साथ वाले से बैठ दोनों तरफ खामोश थी चलने में इंतजार माँ से नाश्ते की ट्रे अपनी जानिब से अपनी नाश्ता निकालने की नान का इसका नजरान करने का आखिरी बार पर गर्मा गर्म हलवा पूरी पाइस पे चने देकर नान में ज़ोर ज़ोर से लेकिन वो ढीठ बना स्कूल लगी जो इसकी मुकम्मल बेनियाज खाने में मसरूफ रात को या बदतमीज़ी की नान भी साथ आपसे तुम पर आया जब माँ से आराम से एक कप से एक मेज़ पर आकर बोली बदतमीज़ी नहीं थी वो बस मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती माँ से कंदान लेकिन उसके अल्फाज नाम जल्दी अब तुम हाथ से बड़ी हो माही गुजरा लेकिन ज़बान की रश्तर उसको जहर लग रहे थे वहाँ से अब्बास आलम नाम है मेरा वो अनान से बोलते हुए एक नवाला मुँह डालने दो अनान उसका हाथ थाम यहाँ बल्कि माँ से अनान अब्बासी अनान ने अनान से कहा और उसके आसन वाला लेकर अपने मुँह डाल दिया माँ से मिला के हाथ की बदतमीज़ी मत करो ठरकी इंसान आते मिसेज आगे आगे देखो होता है क्या नान की ज़बानी बात में मैं सब चेहरा मुतगैर हुआ था वो न समझ नहीं थी बात का मतलब ना समझ ज़्यादा खुशफहमियाँ पालने की ज़रूरत नहीं वो अपने लैजिक लर्जे पर चाहते हुए कहा खुशफहमियाँ कैसे मुझसे सही फहमियाँ हैं किस हैसियत से मेरे सामने नहीं बल्कि मेरे करीब मौजूद है नान अपने नाश्ता निकाल में बोला तुम माँ से सिर्फ उसे घूमने पर था और अपनी चाय का भाग लेकर वहाँ से लाउंज में ये तेनान सा रहा था कुछ सोचते नाश्ते मसरूफ़ हो गया था दिल्ली में एक तकरीब भरपूर अंदाज में रखी थी जहाँ नान के क्या वहाँ से दिल जलाए वहीं वहाँ से लोगों को सुनते हुए भी खामोश थे ज़बरदस्ती मुस्कुराहट क्लबों पर लाकर खुद अपनी खुद साख तकलीफ में इजाफा कर दिया इसका दिल यहाँ से कहीं बहुत दूर जाने के लिए यहाँ सब मस्त हुई था तो मेरे बाद मास और नाना अब्बास आलम घर चले गए थोड़ी देर बाद सब घर वाले के पास बेड कमरे में आ गई थी बेड पर बैठी हुई शदीद बिजारी के साथ खुद को महसूस कर नोचने वाले अंदाज में अपना जेवर था जब नान अंदर आया रॉयल ब्लू कलर के पैंट कोट उसकी ऊंची लंबी हाइट वाज़ और लेकिन माँ ने उसे एक नज़र देखना गुजारा नहीं किया तो वो बेड पर लेटा और बेड से नीचे टांग लगा जिसके चेहरे पर शदीद बिजारी छाई थी बहुत थक गया आज तो अनार जानबूझ कर थकन लगा अपने लहजे में सोने की नाकाम को जबकि माँ ने उसे बुरा और अपना लहंगा संभालती बेड से तंजा बनाने गैर तारीफ तौर पर उसका हाथ थाम लिया क्या है माई वो ये ख्वाब नाराज़गी अब तक जारी रहेगी मासा की आँख खोला जब अखबारी की तेज़ लहर उमड़ आई थी ये ख्वाब मखा की नाराज़गी नहीं है नानावासी इसकी बहुत मजबूत वजह वो अपना हाथ छुपाने की कोशिश मलकान जब मुकाबले अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए उठकर उसके मुकाबला क्या वो वजह तुम्हारी नज़दीक इतनी अहम है कि तुम हमारा रिश्ता सिरे से मानने से ही इनकार कर रही हो तुमने शायद अपने कान बंद किए लेकिन मैं अभी सुनने की सलाहियत बिल्कुल ठीक है सलाहियत महरूम था क्योंकि आंखों में तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी कुर्बत आवाज़ सल्ब कर चुकी थी मेरे तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी नाने आँख खोला जब मोहब्बत में अपनी शादी की उम्मीद से उसके लगभग पर छुआ तो मुकाबले को जैसे कराना वो आवाज़ बाग उठने के दौरान उसके हाथ को झटका देकर अपनी कदमों का चढ़ कर बोर तक खींचने की वजह कुछ चूड़ियाँ माँ से खिलाई में टूट गई मुसलसल उसके सीने पर हाथ रख उसको दूर करने की सही कहते हैं नान की उर्बत पर उसका दिल औरत है ये और उससे ये सब बिल्कुल अच्छे नहीं अल्लाह जाने में कौन से लोग हैं जो 3-4 शादी ख्वाहिश दिल में रखते हैं मैं तो एक करवा कर ही थक के उन्होंने वो शान अंदाज में जान बूझ कर अपने लगभग कलाम से उसके कान के लू पर छोड़ा था माँ से उसकी सांस तपश अपने रुखसारों पर मिलती तो उसका चेहरा एक पल में गुलाबी होता गुलाल को गोया बहाना मिल गया धड़कनों शोर कम में मौजूद खामोशी को तोड़ा था धड़कनों की रवानगी मामूल से सांसों में बढ़ते भी खुद ब खुद आने लगी वो वैसे से होकर अनान की आंखों में देख जहाँ जज्बात मन ठाटे मान
उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए लहजे को इल्तिजाइया बनाते हुए बोल रही थी, मुझे छोड़ दो अनान, प्लीज़ दूर हो मुझसे। अनान को इसके अल्फाज गोया अपनी होने लगा। अगर मेरी जगह वो नुमैर होता तो क्या उससे भी यही सब कह रही होती। तो अनान के चलने से एहसास वाज़ह तौर पर हो, लेकिन माँ से इस एहसास को महसूस माँ से उसे गुरुदान को मेरे सामने यूँ बार बार उसका जिक्र नहीं किया करो अनान अब्बासी, वरना बहुत बुरा करूँगी तुम्हारे साथ। अब छोड़ो मुझे, लो छोड़ दिया अनान। मेरे से ज़्यादा करो। उठना चाहती थी बेड से, लेकिन अपनी हिम्मत खुद ही नहीं मजबूत पा रही थी। टूटी चूड़ी के टुकड़े बेड पर बिखर गई। सब वही था माई जो तुम शादी के बाद चाहती थी नंद की। हाँ लेकिन तुमसे नहीं चाहता। माँ से बेसाख्ता बोल रही थी, लेकिन जल्द ही अपनी ज़बान दांतों तले दबा नान को देख जवाब से दे, अपनी ज़िंदगी तुम अपने हाथों से बर्बाद करी, मेरी बात याद रखना तुम। और कमरे में मौजूद वाशरूम की तरफ और जबकि पीछे बहुत सारी सोचन माँ से अपने असार में ले लिया। एक हफ्ता के दोनों शादी और माँ से और नानी जैसे सवाल का शिकार होते। माँ और अनान दोनों ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया और सबकी बार बार मुस्कुरा कबूल करते हुए आज लेक्चर लेने क्लास में मौजूद अनान समेत सब ने एहतराम खड़े होकर उसका इस्तेमाल और भी उड़ाइश खड़ी अपना अटेंडेंस जैसे को। जब एक मुसवानी आवाज़ में बदल माँ से मैं माँ की शादी कैसी नहीं। क्लास की एक लड़की ने मुस्कुरा यूनिवर्सिटी में चांद एक अनान के दोस्तों के अलावा किसी को मालूम कि मासा की शादी नान से हुई। मासा का ध्यान बेसाख्ता सबसे पीछे बैठे अनान बात थे जो शायद उसे आन बान ली। मुस्कुरा उसके देखने पर अपनी दाएं इस नज़र का ज़ाहिर मजबूर कर गया था। इंतहाई कोई घटिया इंसान है ये। मासा खुद से बड़वाई मुश्किल मुस्कुराहट क्लब बुलाती हूँ। क्लास तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं? की तरह पढ़ाते हैं। सवाल पर मासा भी दिल बेसाख्ता कह कर करेंगे, लेकिन खुद को रोकते बोली नहीं, वो पढ़ाते नहीं हैं। अब आप सब के सवाल ख़त्म हो गए हैं तो लेक्चर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि 2 दिन बाद रमज़ान शुरू हो रहा है और मेरी कोशिश रमज़ान बढ़ाने के बजाय मैं आपके टेस्ट लूँ ताकि आपके सेशन को कवर किया जा। मासा संगीत लबा दौड़ा तो सारी क्लास संजीदा होगी सिवाय नान अब्बास की जो ढीठों की तरह उसे जिच कर जैसे लेक्चर के दौरान मासा की उस पर नजर पड़ती। वो कभी आंख मार कर और कभी फ्लाइंग किस कर क्लियर कर दे। लेक्चर खत्म होती हुई अपने डिपार्टमेंट से चली गई। जबकि नान हमजा के साथ कैफ चला गई। वैसे अनु तो इंतहा का कोई जलील इंसान है। दोनों कैफ जब हमजन तासुर से नान को देखा तक 5-6 मिलाई और रास्ते बोला, नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती? हमजा मियाँ बीवी की प्राइवेसी में घुसते हुए हमजा ने उसे बुरा था, लानती इंसान, वो तेरी बीवी घर पर है, यहाँ हमारे टीचर हैं, कमीने इज़्ज़त किया कर उनकी। यहाँ अच्छा लेक्चर नहीं दे, मैं बस तंग करता हूँ उसको, वरना जितनी पाबंदियाँ मुझ मासूम पर हैं उनसे खुदा ही वाक़िफ़ है। नाना की बात धीमी अंदाज गई ताकि हमसे सुन। जब हमसे स्कूल क्या बोल रहे हो? पागल हो गया हो क्या? नहीं कुछ नहीं, अब टाइमिंग होगी और मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर वक्त पर कार जाना, वरना अब्बू के जूते सर बाजार मुझे मासूम पर तलवार की तरह चलेंगे। अनान घर पर घड़ी पर वक्त देखते हुए हमजा को अल्लाह हाफिज़ बोलकर पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। अभी उसे गाड़ी में बैठे 10 मिनट ही हुए थे जब मासा कार का दरवाज़ा खुला। फ्रंट सीट बैठे उसने मुस्कुरा के चाहे जब नाराज़गी का एहसास वाज़ह तौर पर नुमाया। अगर तुमने अगले 10 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट नहीं की तो मैं किसी रक्शे में घर बैठ कर घर चली जाऊँगी। अनान मुस्कुराना गाड़ी स्टार्ट की। मासा ने रुख मोड़ लिया था। 2 दिन बाद रमज़ान का बरकत महीना शुरू हो गया था और नान के लिए सहरी में उठना दुनिया का मुश्किल करीम काम था। नहारी भी रमज़ान में उसे उठाती हुए अलकान हो जाता था। अब ये ड्यूटी खुद ब खुद मासा कंधों पर आ गई थी। कितनी बार इस नालायक गधे को आए उठकर तहज्जुद पड़ी, लेकिन नहीं है, इसे सोता है जैसे दुनिया जहाँ के कामों की जिम्मेदारी इसके सर पर हो। शफीक साहब डाइनिंग टेबल पर बैठे उस पर तबसर जब रुकैया बेगम हफसीत क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो लिहाज करें, शादीशुदा हो गया है। रुकैया बेगम के बात पर मासा जो उसे उठाने लगी खिल कर मुस्कुराई थी, ना जनाब वज़ीर आज़म बन गए ना शादी करवा कर जो उनका लिहाज किया करूँ। शफीक साहब बड़बड़ाते हुए सहरी के खाने की तरह मुझे, जबकि रुकैया बेगम तासुस अपना सर नफ़ी में लाया था। वो कमरे में आई तो कमरा अंधेरे में डूबा। तो उसने सबसे पहले कमरे की लाइट ऑन की और बेड की तरफ देखा जहाँ दुनिया चांद में खबर सिवाय बाद में अंधा होकर सो रहा था। माँ से वहीं से सवादी उठ जाओ, 3:30 हो गए और 4 बजे तक सहरी का वक्त है, लेकिन उसकी ये बेसूद रही। फिर वो नज़दीक आए दोबारा वही अल्फाज, लेकिन वो शायद पूरा अस्तबल बेच कर सोया था। माँ ने उसे झुंझोड़ने की कोशिश की तो एकदम उसने करवट बदली। तो माँ ने बम शुरू उसके ऊपर गिरते हुए बच्ची मूंदी आंखों खोल कर उसने माँ से देखा जो उसके ऊपर तकरीबन झुकी हुई थी। हज़ारों तरीके हैं शोर को जगा ली कि तुम इस मामले में बहुत नालायक साबित हुई हो। माँ से बमुश्किल रखते दिल को संभाल कर खुद उसकी रेफ से आज़ाद करवाया। सूलो ठरकी इंसान माँ से उसको शुक्र करो ये ठरपन तुम्हें देख कर अंदर से निकलता है, वरना लड़कियों कमी नहीं है दुनिया में। नान शाह बेड क्राउन से टेक लगा कहा। माँ से निकोल से उससे देखा, तुमसे कुछ भी कहना भैंस के आगे बीन बजाने को उतराते हुए। माँ से तासर बोल कर उनसे जान दो। वो बावाज़ बुलंद पीछे से मुस्कुराते लहजे में बोले थे, सहारे मोहब्बत कर लो बीवी, कसम से बुरा नहीं मानूंगा। मायसा पाँव टकती कमरे चली गई थी। ठीक 5 मिनट बाद वो भी जमाइया लेते हुए डाइनिंग टेबल पर सहरी करने के लिए मौजूद था। सहरी के साथ साथ अपने बाप की इधर हंसते हुए सुन रहा था, यार इतना ढीठ इंसान है ये, माम के सामने भी कैसे ताड़ा है। घटिया एक नंबर का लिहाज ही कोई नहीं है। ऐसे तो मासन दिल सोच पे सचर सहरी में मशगूल हो गई। रमज़ान का 1 हफ़्ता गुजर गया। माँ से तब्दील होंगे दिन को यूनिवर्सिटी आकर वो तारीख तैयारी करती हुई रात
दुआएं मांगती थी। हमजा के घर वालों ने अनान को मासा के हमरा अफ्तारी बुला, लेकिन मासा मिसल संक्रांत मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं। वो तकिए को दाएं हाथ सेट करते हुए बेजारी बोलते अनान हो सूरा तब भैया अंदाज ये बड़ों वाला रोब न मजमाए करो। मासा डाइनिंग टेबल के सामने चली गई और अपने बालों का ने तुमसे बड़ी ही हूँ वो भी पूरे 4 अंदाज में वो बहुत कुछ अनान को जता गई थी। अनान उसे घूर कर आगे बढ़ा और उसे इशारों से पकड़ाने के सामने अब उन दोनों का अक्साइनी में नुमाया। तो अब बताओ कितनी बड़ी हो तुम। अनान ने केस रदम पर वो कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई, फिर पलकों को थोड़ी जहमत देती उस आईने में दोनों के अक्स देखा। वो उसके ऊंचे कद के सामने वाकई छोटी सी गुड़िया लग रही थी। फजूल गुफ्तगू उस परहेज़ करो तुम। मासा उसके हाथ शानों से हटाने की कोशिश करने लगी तो मुकाबले ने अपनी गिरफ्त मजबूत नहीं। आज बता ही दो तुम कौन बड़ा है। अनान अब उसे तंग करने को मूड था। मासा खफीफ सी होगी तो उसकी शरारत पर, लेकिन दिल में फिर से यकीनी की लहर उठी थी। उसने दोबारा से उसके हाथ अपने शान पहन कर तो अनान ने हाथ उठाकर उसे गर्द असार बांध दिया और उसके कंधे पर ठोटी कागज देंगे। अनान बदतमीजी नहीं गरमास चाहते हुए अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू न रख सकी। उठती गिरती पलकों, लबों कपाहट और चेहरे पर छाई सुर्खी इस मुकाबल के जज्बात, आंखों में चमक बंद कर उभरे थे। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे माई, मान जाओ इस बात को, हटा दो उन पाबंदी जो तुम्हें मुझसे अभी तक दूर रखे हुए। इतना मत सताओ अपने दीवाने को, जज्बात दोनों पर रक्स करना भूल जाए। उसके कानों में सरगोशी को देखकर मासा को इसके तमाम जज्बात बेमान लगते हैं। मोहब्बत या मजबूरी तलखी इस बोल जबकि ना बाद में मुस्कुराने पर मजबूर कर। कौन सी मजबूरी बीवी, मेरे बाप ने कौन सा मेरी कनपट्टी पर बंदूक की नोक रखी थी और कहा था तुमसे शादी कर लूँ। मासा ने उसे घूरा और उसका साथ तोड़कर जंग तो अनान उसका हाथ थाम लिया। अनान वो उसे चीखी जी अनान जान। अनान मुस्कुराते हुए बोला जब इशारा था हुआ से रक्स कर रही थी। इंतहाई कोई चीप लाइन थी वैसे। अब हाथ छोड़ो वरना मैं चीख कर तमाम घर वालों इकट्ठा कर लूँगा। अनान धमकी देने वाले अंदाज में बोली तो अनान का कहकर कमरे में घुस गया। वैसे बुरा आइडिया नहीं है, चलो दोनों मिलकर चीखते हैं। जब सब घर वाले इकट्ठे हो जाए तो फिर तुम उनको बताना कि हम क्यों चीख रहे थे, ठीक है। अनान का अंदाज अभी भी संजीदगी से दूर था। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कुछ अब क्या जान से मारना चाहते हो। मासा का अंदाज उस पर इख्तियार कर वो ये फ़क्त तुम्हारी खुद साख्ता सोचे है माई। अपने दिमाग के दरवाज़ों खोलो, देखो हमारी ये दुनिया कितनी हसीन है। ये बोलकर अनान ने उसे झटका देकर अपनी जानिब खींचा था। वो कटी पतंग की तरह उसके सार में आई थी। हया और बेयकीनी की जज्बान जैसे मासा को अपनी जगह साकित करती थी। काम वाकई नीयत होती है कि हम अपने हम सफ़र को जाने पर मजबूर हो जाते हैं। उसे कुशाना से पकड़ अपने करीब किया और इस पेशानी पर अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ते हुए पीछे हुआ था। बहुत बुरी तरह से इस मोहब्बत की दलदल में गिरा हूँ। निकलना भी चाहूँ तो सांस रुकने लगती है। तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारे साथ हमजा घर जाऊँ तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो और अपने क्योंकि उनका मुझ पर कोई असर नहीं है। माई तुम जानबूझकर ज़िंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही हो। अनान ने तासुब से कहा था। मुश्किल नहीं बदतरीन हो चुकी है तुम्हारी वजह से। मासा के तल्ख अंदाज पर ना महसूस थी कि अनान ने उसका हाथ छोड़ा था। मासा हाथ छूटती सीधी बिस्तर की तरफ गई थी। तो क्या अकेले नुमैर को पसंद करती है, ये सोच अनान के दिल के हज़ार टुकड़े काट दिए। आंखों में उड़ानी लिए उसने मासा को देखा तो जो दूसरी तरफ करवट लिए सो गई थी। अनान लतादार सोचों में गिरा, खुद को बेड घसीटते हुए लाया था। मासा तैयार होकर लाउंज में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। जब रुकैया बेगम की आवाज़ पर वो उनकी तरफ मुतवज्जह हुई थी। माई बेटा कॉल करके पूछ लो अनान से वो कहाँ रह गया। रुकैया बेगम की बात पर मासा ने बेदिली से अनान को कॉल की तो नंबर बंद आ रहा था। मासा ने काफ़ी बार कोशिश की लेकिन मुझे अनान का नंबर बंद आ रहा है। मासा ने अपने 15 मिनट की कोशिश बार रुकैया बेगम तो बेचारे भैया अखलाक परेशानी ने अपना मस्कन बनाया। शफीक साहब भी घर आ चुके थे। मासा को यूँ तैयार देखकर उन्हें याद आया था कि अनान और वो हमजा के घर इफ्तारी पर इन्वाइटेड थे। थोड़ी देर बाद हारिफ की आवाज़ लाउंज में थी। अम्मी हंस जाएगी। वो हमजा भाई की तरफ चले गए और अब इफ्तारी करके वापस आएंगे। हारिफ की बात पर मासा को शिद्दत से तौहीन का एहसास। शफीक साहब ने बमुश्किल अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए रुकैया बेगम घूरा जो खुद शर्मिंदा सी हो गई थी मासा के सामने। अनान की हरकत पर अजान की आवाज़ पर सबने रोज़ा अफ्तार के मासा ने इफ्तारी करके बर्तन समेटे तो रुकैया बेगम ने उससे माजरत करने की कोशिश की लेकिन मासा ने मुस्कुराकर उनकी शर्मिंदगी को ज़ाहिर कर दिया। वो मुकदमे में आई तो और तकरीबन गुस्से से अपने जेवर को उतारी थी। मुझे सोचो ने एक बार फिर उसे घेरे में ले लिया था। अब तुम इस तरह से मुझे सब सामने जलील करोगे। अनान अब्बास यानी अक्स को देखकर वो बुढ़ाई थी। थोड़ी देर बाद वो कपड़े चेंज करके वापस आई और नमाज़ अदा करके वो टेस्ट चेक करने की थी अपनी क्लास की शक नमाज़ पर लेटी। जब नीचे शफीक साहब के गुस्से में चलाने की आवाज़ पर समझ अनान किया आज इस हरकत पर वो बेसख्त बुरा भला कर तुम्हारी जैसे कमी और ढीठ औलाद में दुआ करता हूँ खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। शफीक साहब की आवाज़ पर डरती बोलता अबू माफ़ कर दे गलती। अनान की आवाज़ पर पास बैठ रुकैया बेगम ने शफीक साहब को इल्तिजाई नज़र कहा नो अगर आइंदा तुमने माई के साथ ऐसी हरकत का सोचा भी तो मेरे जूते का नंबर याद करें क्योंकि वैसे तो तुम सुधरने वाली मखलूक ही नहीं लगते मुझे। शफीक साहब की बात पर बड़ा था। मैंने पहले कहा था अगर माई को कुछ शिकायत होती मुझे मत कहिएगा लेकिन आप दोनों मियाँ बीवी अल्लाह जाने क्या सोच बैठे थे। खैर कोशिश करूँगा आइंदा शिकायत का मौका जो एक मुश्किल काम है। अनान की बात शफीक साहब ने उसे तेज़ नज़र तो मुस्कुराते हुए सीढ़ी की तरफ बढ़ गया।
तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे। शफीक साहब रुकैया बेगम खुद से देख बोले तो आपको बिगाड़ने में यकीनन मेरा ही हाथ होगा। और रुकैया बेगम शफीक साहब घूर कर कमरे में चलें तो शफीक साहब ने तासर लाया था जलील इंसान, आज फिर हम दोनों की लड़ाई करवा गया। आज डाइनिंग रूम में भी जगह मिलती है या नहीं। शफीक साहब खुद से बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ गए जिसका दरवाज़ा लॉक हो जाए। अल्लाह एक ही तो बीवी है, वो भी निकम्मी औलाद की वजह से कल तक नाराज़गी अनु मिल सुबह तो मुझे। शफीक साहब खुद से बोलते हुए ड्राइंग रूम की तरफ चले गए थे। अनान कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ी तो अनान उसे नज़रअंदाज करते बेड पर बैठा खामोशी से अपने जूते उतार कर उन्हें कमरे में मौजूद रैक में रखा और कपड़े लेकर वाशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद टावल से बाहर करते हुए वापस निकला। तमाशा को उस पर गुस्सा आता उसमें जैसे फट गई कि ये क्या तरीका है तुम्हारा अनान अब्बासी, अगर साथ लेकर नहीं जाना तो फिर कल इतनी इल्तिजाएं क्यों कर रहे थे। माई मेरा दिमाग इस वक्त ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है समझी तुम। अनान साले में बोल कर बेड पर लेटे और आंखों बार बाजू रख जब माँ से घूरा और दाम पीसते बोले क्यों ख़राब नहीं करो, इतनी शर्मिंदगी हुई थी आज मुझे सब घर वालों के साथ। तुम नहीं जाना चाहती थी इसलिए नहीं लेकर गया। अनान का लहजा अभी भी सर था। ये तो मुझे बता सकता कि इतना तैयार ना होती मैं, गलती हो गई मुझसे जब बताई तुम्हें। अब मुँह बंद कर सो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनान सिस बोला था। माँ से दिल डर गया था उसका सुर्ख चेहरा देख कर, लेकिन मुज़ाहिर खुद को मजबूत जाहिर करते हुए बोली थी आइंदा सरेआम मेरी तमाशा मत बनाना। मैं तमाशा नहीं बना रहा, बल्कि तुम अपनी नहीं बल्कि दोनों की ज़िंदगी का तमाशा बना रही। मजाक लगता है तुम्हें हमारा रिश्ता, अपनी अना में तुम उससे बर्बाद कर रही हो। मुझे लगता था निकाह के बाद जैसे खुदा ने मेरी मोहब्बत डाली वैसे ही वो तुम्हारे दिल में भी डाल देगा, लेकिन मैं गलत था। जो दिल किसी और का हो चुका वो मेरे नरम कैसे होगा। मुझे शादी से पहले मालूम होता है ना माही कि तुम उससे महज मोहब्बत करते हो। यकीन करो मेरा इसकी हर मतलब प्रस्ती पूरा करके मैं तुम्हारी शादी उससे करवाता। ना हुसैन मार देख बोला और सर झटक कमरे से बाहर निकल गया। जब माँ सब पीछे साके सी बातों को समझने की कोशिश तो क्या वो वाकई गलती पर थी। सोच साहब लेटी थी और फिर रात के किसी बार नींद क्या होश चले गई। सुबह सैर के वक्त जब वो उठी तो अनान कमरे में कहीं नहीं था। वो मुंह हाथों कर नीचे आई तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठा मुस्कुरा कर हारे से बात कर रहा था, लेकिन उसे ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर अजनबी सी लग रही थी। वो सब सलाम करके बैठ के थे। अनान ने सैरी करते हुए उसे मुकम्मल अंदाज किया और फिर अजान होने पर वो तीनों बाप बेटा मस्जिद की तरफ चले गए, जबकि मासा ने अपने कमरे में जाकर फजर की नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत करके उसने मोबाइल पर यूनिवर्सिटी के लिए अलार्म सेट किया और सो गई। तो क्लास आज आपका टेस्ट है जिसके लिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट हो, जैसे वाली को आप उस सब का वक्त शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये टेस्ट आप किस सेशनल में शामिल होगा तो बेहतर है आप सब अपना करते हुए अगले 10 मिनट के दोस्तों को भूल जाए। 2 दिन से दोनों के रिश्ते के दरमियान एक ना की दीवार और जिससे कोई भी तोड़ना नहीं चाहता है। अली क्लास को बता दी कि टेस्ट एक सवाल बोर्ड पर लिखकर उसने क्लास को चाहे तो सब लिखने में अनान ने गया सांस हवा में खारिज कर फिर लिखने मसरूफ मासा की आवाज़ क्लास में गूंजी थी स्टॉप राइटिंग क्लास। उसके बाद सब स्टूडेंट लिखने बंद क्योंकि सब जानते वो पढ़ाई के मामले काफ़ी सख्त। एक अनान ही था जो डीप रहा था। मासा गुस्सा आया तो इसने के ढीठपन को देख मिस्टर अनान अब्बासी स्टॉप इट। मासा तेज़ जवाब उसने हटाया तो तमाम स्टूडेंट्स से ही दे गया। अनान एक नज़र मासा केवल लिखना छोड़ दिया। सब स्टूडेंट से टेस्ट लेकर वो क्लास चले गए थे। जब हमजा अनान के पास सीट पर आया भाभी अभी भी नाराज़ हैं क्या। हमजा उसकी संजीदा शक्ल देकर नरमी से इस्तफसार करने लगा। वो राज़ी कब थी। अनान ने जैसे उसकी बात का मजाक मोहब्बत करते हो ना उससे तो बता क्यों नहीं देते उनको हमजा की बात पर। वो तलखी से मुस्कुराया ऐसी मोहब्बत का भी क्या फ़ायदा जिस पर मुकाबिल के यकीन हो और ज़रूरी हो। तुम मुझे उलझा रहे हो। अनान भाभी खुद भी परेशान लग गई। तुम बात करो उनसे और अपनी के खौल को तोड़ कर उन्हें यकीन दिलाओ अपनी मोहब्बत में तब तक झुकना चाहिए जब तक यकीन हो कि मुकाबला आप गिरा वो नहीं समझे, क्योंकि अगर महबूब गिरा हुआ समझ ले तो आशिक के जज्बात सर बाजार नीलाम होते हैं। हमजा ने उसकी इतनी मुश्किल बातों पर उसे घूरा और फिर धीमे आज़ाद तो भाभी को मनाएगा या नहीं मनाया तो उनको जाते जो नाराज़ हो जिनसे कोई रिश्ता होते जिनकी आपके दिल में जगह होती है और मेरे यकीन मानो उसे मेरे खिलाफ किसी से मोहब्बत नहीं। अनान जख्मी से मुकरा जबकि हमजा ने खींच कर उसके दर्द को उसके चेहरे पर यहाँ होते देखा। अनान ये तुम्हारी खुद सोच भी तो हो सकती है। हमजा ने उसे समझाने की कोशिश की थी अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन ये सच नहीं हमजा, क्योंकि जब भी हमारे दरमियान महर का जिक्र आता है वो बिना किसी तरदीद की बात बदल जाती है। और वैसे ही मैं किसी की मोहब्बत को अपने यकीन तो बना सकता हूँ, लेकिन इतना गद्दार सही कि मुकाबिल की मोहब्बत को नज़रअंदाज कर दूँ। अनान की बातों पर हमजा ने ना समझी से उसे देखा तो जबकि अनान मुस्कुराते हुए उसे देख कर बाहर की तरफ चला गया। या अल्लाह प्लीज़ ये उल्टी खोपड़ी कुछ बुरा ना कर दे आमीन। हमजा बड़बड़ाते हुए उसके पीछे चला गया था। वो मासा को घर छोड़कर खुद किसी से मिलने का बोलकर वहाँ से चला गया था। मासा उसके रवैये से परेशान होती उसे अनान का नजरान करना अंदर ही ख़त्म कर बजाय तो मुस्कुराती, लेकिन उसकी बेरुखी दिल को बेचैन कर गई थी। असर की नमाज वो कार जहाँ लाउच में ही उसका सामना नुमा और लीमा बेगम वो मुस्कुराती उनके पास आया। इस्लाम दुआ के बाद नुमा के पास सोफे पर बैठकर उससे बातों मसरूफ़ हो गया। उस दौरान उसने मासा को मुकम्मल नज़रअंदाज किया था। वो चोर निगाह उसे सही देख ली जब तो उसने गड़बड़ा कर नज़रों का जाविया बदल लिया। वो फ्रेश होने का बोल कर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि हलीमा बेगम ने
मासूक देखो जो ऐसी बैठी नमाज बादी माँ ही अलीमा बेगम ने उसे कहा जी अम्मी माँ इसमें लाउंज में मौजूद माँ और कही बेगम ने अलीमा बेटा शौहर घर आया तुम्हारा और अब वो फ्रेश होने गया देखो जाकर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जी अम्मी देखती हो अलीमा बेगम शर्मिंदा सी होती हुई अपनी जगह से उठी थी और फिर सीढ़ी चढ़कर अपने कदमों को तकरीबन घसीटते हुए कमरे में पहुंची थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में कोई नहीं था, पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। वो शुक्र करते हुए बेड पर बैठ की थोड़ी देर बाद वो तौलिए से बाहर रगड़ते हुए बाहर निकला। सामने बेड पर माँ से देखकर नज़रों का जाविया बदल गया। तो मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? माँ ने उसकी पुश्त को देखकर गुस्से पूछा। अनान ने उसको देखा और चलते हुए उस करीब आया जो कमर पर दोनों बाजू टिकाए लड़ाका औरतों की तरह खड़ी थी। क्योंकि तुम यही चाहती हो, पुरसुकून अंदाज में जवाब देते हुए मुकाबिल को बेचैन कर गया था। अब आप मुझे बताएं मिस्टर अनान अब्बासी मैं क्या चाहती हूँ? नहीं मैं कौन हूँ तो बताने वाला, लेकिन एक बात की गारंटी दे तुम दुनिया में मेरे सिवा हर चीज़ को चाह सकती हो। अनान का पुरसुकून अंदाज मासूक जलते अंगार तो खेरा तुम ना बाहर में जाओ ज़लील इंसान, तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। माँ सजन दिलाती हूँ वहाँ से जाने जब अनान ने उसका बाजू पकड़ उसे रोका था। आइंदा अगर लड़ना हो तो अपने दिफा को मजबूत करके लड़ना, क्योंकि अब हर बार मुकाबिल कोई शिकस्त हो ये ज़रूरी नहीं होता। कान में सरगोशी की थी। माँ सब सख्त पलट कर उसे देखने मजबूर थी जो उससे 5 इंच के फासले पर खड़ा उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। हाथ छोड़ो मेरा। अनान ने इसके बाजू को अपनी गिरफ्त से आज़ाद दी थी और फिर बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से चला गया। जबकि वहाँ से उसके रद्द-ए-अमल पर बेयकीन होती वहाँ से नीचे की तरफ चली गई थी। रात को वो इशा की नमाज से फारिग हो टेस्ट चेक करने में इतनी मेहनत की अनान अब कमरे में आकर बैठ पर उसके पास बैठा उसे खबर नहीं हुई और उसमें तो था भाई जब अनान का मोबाइल रिंग करने लगा ने घबरा कर उसे देखा। अनान ने मोबाइल पर निमी कॉलिंग देखकर मुस्कुराई। इशारा उसके दिमाग में जिस पर फौरी अमल करते हुए वो कॉल रिसीव। अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप? की आवाज़ पर मुस्कुराते हुए बेड से उठकर कमरे में मौजूद खिड़की पास किया और जानबूझकर ऊंचे आवाज़ बोला वालेकुम सलाम मेरी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ घर में सब कैसे हैं? अनान के जवाब पर नुमा ने मोबाइल को कान से हटाकर देखा तो अनान का ही नंबर था। ये भाई को क्या हो गया? उन्होंने तो कभी मुझसे ऐसी बात नहीं आती। दोबारा अनान से बात नहीं। भाई आपकी तबीयत ठीक है? नुमा के मुतफक्किर अंदाज पर वो मुश्किल अपने गला घोंट के आता है जबकि आंख पैकर के चेहरे की तरफ जो बजाय तो टेस्ट चेक कर रही थी लेकिन तमाम वसियात उसकी अनान की तरफ जी मेरी जान में बिल्कुल ठीक हूँ, कितनी फ़िक्र है ना तुम्हें मेरी? मासूक की बाल पॉइंट पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। अनान जानबूझकर अब बेड पर दूसरी तरफ आ गया। बेड क्राउंस टेक लगा मासूक बजाय मुकम्मल इंतजार करता। भाई क्या हो गया आपको? मुझे तो आप पागल लग रहे। खैर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है खजूर के बारे में। नुमा की बात पर मुस्कुराए बोलो मैं सुन रहा हूँ। भाई कल खजूर हमारे घर है तो अजीब बात कर, मुझे तो लगता है वो पागल हो गया। नुमा की बात पर वो अपने क्या को रोक नहीं सका। मासूक की बर्दाश्त अब जवाब दे रही थी। वो सर झुकाए अभी टेस्ट चेक करने मसरूफ़ थी। अच्छा ठीक है, अगर कुछ ऐसा कुछ है तो मैं जल्द ही अबू से बात करता हूँ। ठीक है भाई मैं अब फ़ोन रखती हूँ, आप ही को मेरा ढेर सारा सलाम और प्यार दे दीजिएगा। मुझे अम्मी बुला रही मैं अब जा रही हूँ। नुमा जल्दी बोल कॉल बंद कर जबकि अनान माँ से गुजरी था चलाने के लिए मोबाइल को अपने सामने किया। बोला मिस यू टू जान। ये बोलकर उसने अपने मोबाइल को लबों से लगा लिया और फिर मासा को देखा जो टेस्ट समेट कर उठने की तैयारी कर था। अनान ने मुस्कुराकर लबों पर रोक कर जब आप बेड से उतर रही थी माँ एक कप चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है। अनान की बेचारगी पर पकड़ कर रह गई थी। क्यों तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? वो जाकर मासा पलट कर उसे गुस्से से घुरते हुए बोले यार थक गया हूँ, बना दो ना ला तब तक मैं टेस्ट चेक कर दे। तो जिस होती से बात कर रहे थे उसे बोलो आकर बता क्यों मेरे पास तुम्हारी चोंचलें उठाने के लिए वक्त नहीं। माँ की तेज़ आवाज़ में मुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोज़ है वो जब आएगी तब उसके हाथ की पी लूँगा। यार अभी तो बना दो। उसे तंग करने मज़ा आ तुम पढ़ाई में ज़ीरो और अमली ज़िंदगी में भी धोखेबाज हो। तुम माँ सा गुस्से से तकरीबन चीखी लेकिन जल्दी उसको गुस्सा की आंखों से वो भगोनों को रखो और कमरे से जान बनाने जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर उसे रोका और अपने साथ में ले लिया। मासा ने आंसू के जरिए अपने सारा को बाहर नान के सीने पर उसकी शर्ट गीली करके निकाला। नान खुद को लाना तो मलामत करते हुए चुप करवाने की कोशिश कर माई मजाक था यार इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? तुम मुक्ता गए उन्होंने मुझसे। मासा ने भीगी पलकों को उठाकर अपनी सुरख आगे उसके चेहरे पर गाड़ी लड़ते लहजे में अपने यहाँ करके नान मुस्कुरा कर देखा और दाएं हाथ से उसकी कीमती मोतियों को अपनी उंगलियों की पोरों पर चुना मुस्कुरा लेकिन तकलीफ होती है नमाई जब मोहब्बत को ईमानदारी से निभाने की बजाय उसमें रेत के जरिए के शीख ठहरा जाए। मुझे भी तकलीफ होती है ये सोच कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं रह तो जब देर में तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत लौटा दूंगा। नान के लहजे संजीदगी पर मासूम बेयकीनी से देखा। नान क्या तुम मुझ पर एतबार नहीं करते? सवाल पर नान जख्मी तुमने एतबार तोड़ कर तुम्हारा कब था मेरे हाथों में जो तुम ये सवाल कर रही हो? नान माँ दूर होते हुए बोलो मैं जानता हूँ तुम्हारा अभी जो रद्दमल था वो तरीका कोई भी बीवी अपने शौहर को किसी के साथ ऐसे आश नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि इस वक्त मैं निम्मी से बात कर रहा था, चाहे तुम बैल चेक कर सकती हो। खैर मैं हमारे रिश्ते के लिए एक फ़ैसला कर उम्मीद है तुम्हें यह फ़ैसला पसंद है। ना सर आज में बोलते हुए आखिर में तलखी से मुस्कुराया तो मास्क की चेहरे बेयकीनी थी आंखों में ज़िद जैसे वो नज़रअंदाज करते हुए कमरे से निकल गया था। 12:30 बजे वो घर वापस आया था। दिल दिमाग में अजीब सी जंग चढ़ गई थी। वो थक चुका था खुद से लड़ते और दिल को समझाते जो अब भी उस साल
कर रहा था, जिसके दिल पर कोई और नक्श था। उन्होंने उन्हें खुद साख्ता सोचों में जब वो कमरे में दाखिल हुए तो कमरे के कोने में नमाज पढ़ी, खुदा की बरगाह रोती हुई पता नहीं क्या मांग लड़की जन्म और लेट कर आज की बात माँ बादक सन सोचों की गर्दिश मासा की चूड़ियों खनक ने ख़त्म की थी। वो बेड पर बैठी और लाख को चलती हुई अनान को देखने लगी, जो आंखों पर दाएं बाजू रखे लेटा था। अम्मी की कॉल आई थी थोड़ी देर पहले। कल उन्हें इफ्तारी पर बुलाया। मासा ने लड़ते लजबात मुकम्मल के मुकाबले क्या मन्नत कर दूँ उनको। मासा ने फिर से पूछा तो नाना ने इस बार अपना बाजू उठाया। संजीदगी से बोला, अब साथ चली जाना क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। अनान ये बोलकर रुख मोड़ गया, जबकि मासा ने बेयकीनी से उसकी पुश्त देखा था। मामू ने कहा है जाओगे। अनान ने पलट कर तो मामू की भांजी बता देखी थी कि उनके बेटे के पास वक्त नहीं है। देखो गलत बयानी नहीं करो, कल तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए कल तुम मेरे साथ जाओगे। एक शर्त है मेरी। अनान ने मौका गनीमत जान के माँ से चेहरे की तरफ देखा। माँ से उसे गुरु और घबराते हुए कैसे चाहते तुम। अनान उस चेहरे जो बहुत ज़्यादा सोच हो चुका बाबूश कल में हंसी को रोकती हुआ इतना ही बोला, जब माँ से तुम निकल तो देख कि मैं फैशन में पूरे मार्क्स लगाओगे, मतलब पूरे 25, ना एक ज़्यादा ना कम। अनान की बात पर माँ से ने सोचा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, नालायक इंसान। माँ से बात बनाने उसके बाजू पकड़ अपनी दे तो मुश्किल खुद को उससे टकराने से रोक तो फिर क्या ख्याल आज रात के बारे में। नान उसकी बल्कों की लर्जिश लबों उसको देखकर महफूज और दिमाग से सीने पर हार कर उससे 4 इंच फांसी पर अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को संभालने की कोशिश, नाकाम कोशिश। इसकी तरफ देखने की हिम्मत कर भी नहीं कर मुझे मेरा मतलब है मैं लगा दूँगी पूरे मार्क्स। अब छोड़ो। माँ सब तेज़ी से बोली तो मुझे तो अनान ने मुस्कुरा उस बाजू छोड़ दिया और जल्दी से पीछे हो गई। एक नंबर की घटिया इंसान हो तुम। माँ से ने हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मामू का भी यही ख्याल है। मामू की भांजी फिर करवट बदल गया। माँ से ने मुस्कुरा कर उसकी पुष्ट को देखा तो उसके सारे टेस्ट बहुत अच्छे थे और सब में ही तकरीबन फुल मार्क्स थे। अब्बास उसके बाप के सामने वो नालायक मशहूर था क्योंकि उनकी नज़र में नान लापरवाह था, इसलिए माँ ने मुस्कुराकर उसकी पुश्त को देखा था। फिर इस मुस्कुराहट को लब्बों को सजाए वो नींद की वादियों में चली गई थी। मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही शायद ऐसा है जहाँ अगर एक पल लड़ाई हो तो दूसरी पल मोहब्बत उस लड़ाई झगड़े के नकुश को मिटा देती है। ज़रा सी इज्जत और सब रिश्तों से मुनफरद बना देते हैं। बात दफ़ा इस रिश्ते मोहब्बत की नहीं बल्कि एतबार की ज़रूरत है, जो अगर ज़रा सा भी डगमगा जाए तो रिश्ते को में वक्त नहीं लगता। लेकिन यही एतबार अगर जानों की सख्ती लिए हुए हो तो मोहब्बत और इज़्ज़त की हैसियत सानवी रह जाती है। अगले दिन जब वो अफ्तारी करने गए तो हारे वहाँ पहले से ही मौजूद था। अफ्तारी करने के बाद सब छत पर बैठे थे, सोया अब्बास, आलिम और हलीमा की, क्योंकि वो दोनों मोहल्ले में किसी घर गए थे। अन्नू कजूर से पूछे कि ये इस दिन मुझे क्या बोल रहा, सब बातें कर। जब नुआ ने अनान को मुखातिब हुआ हरामी उसे घूरा, जबकि माँ से न समझे सबको दिन अभी तो बताओ क्या बोल रहे थे नमी इस दिन तुम फूफो की गैर मौजूदगी में। अनान ने आरिफ संजीदगी से पूछा। माँ से मामले समझ जिस कहा से भाई वो आरिफ ने माँ को घूर कर अनान को देखने लगा, जिसके चेहरे पर इस वक्त देश कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है। माँ से आरिफ की डरी हुई शक्ल देखो बेगम तुम जान कर क्या करोगी। दाएं अबरू जाकर माँ से देखा जो न समझी के रात चेहरे पर सजाए उन्हें देख रही थी। माँ से अनान घूरा और इससे पहले कुछ बोलती नहीं। अम्मी मैं बताती हूँ, आप ये जो खजूर है ना, मतलब आपका भाई राबिया ने इसका दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपकी शादी पर भी इसने मुझे उमर नुमा का चचा साथ का जिन बात करनी नहीं थी। और फिर इस दिन जब अम्मी घर नहीं थी, उमर आया तो मैंने मेहमान नवाजी में उसे ड्राइंग तो ये जनाब अल्लाह जाने कहाँ से नाजिल हो गए और उमर की बेइज्जती कर दी और मुझे भी इससे दूर रहने का बोल रहा था। खुद तो इतने अफेयर्स हैं इसके और भी बात कर दो, कितना झूठ बोलती है। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी जो तुम्हें खुद भी अच्छी नहीं लगे थे, इसलिए मैंने उसकी इंसल्ट की थी। आरिफ नुमा को टोक कर उसे गुन लिया। अनार मुस्कुरा दोनों, जबकि माँ सभी बिना समझी से दोनों को देख रही थी। मेरा हाथ था, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? वहाँ बगैर किसी लिहाज के वो हाथ तो लगाए तो कोई तुम्हें मैं हाथ ही तोड़ दूँगा। उस शख्स के आरिफ और वो दोनों मासा और अनान की मौजूदगी को यकसर फरामोश करके क्यों तोड़ोगे मैं तुम्हारे दांत तोड़ूंगी। खजूर अगर तुमने उमर को कुछ भी कहा तो बस खामोश हो जाओ तुम दोनों और खबरदार किसी की आवाज़ नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ से दोनों का हाथ रख कर गुस्से से उन दोनों को घूर कर बोली, जो अब शरीफ की तरह खामोश होते हुए अनान को मतलब तलब नजर देख रहे थे। इंतहाई बचकाना हरकतें करते हो तुम दोनों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम दोनों फजूल बातों पर तो मैं दोनों से बात नहीं करूँगी। माँ से धीमी मगर सख्त आवाज़ में दोनों को बावर कराया। नुमा और हरीफ ने एक दूसरे को देखा और फिर एक ज़बान होकर बोले, सॉरी आप ठीक है, आइंदा ध्यान रखना इस बात का। माँ से मुस्कुराती बोली तो नान ने उसे एक नज़र देखा और छत की दीवार की तरफ चला गया। घर नहीं जाना क्या? थोड़ी बात माँ से की आवाज़ में रावी मोहब्बत करते हैं नमी से और ये मोहब्बत उसकी आंखों और हरा अमल मौजूद है। इससे पहले कि वो इसे हासिल करने की गलत कदम उठाए तो बात करो और मैं अबू से बात करते उन दोनों का निकाह करवा दिया जाए। अनान बिना उसकी तरफ देखो। माँ से ने हैरानगी से उसकी पुष्ट को देखा। सो उससे कैसे कहते हो ये मोहब्बत? अट्रैक्शन भी तो हो सकती है। माँ से की बात पर वो पलट कर उसे देखने लगा। मोहब्बत महसूस वही कर सकते हैं जो इस दलदल में गिरे हों, जो एहसास से आरी इंसान हो, वो मोहब्बत को क्या पहचानेगा। अनान की तंज़ील अंदाज पर वो लब पहन गई। मैं चाहता हूँ हमारी तलाक से पहले उनका निकाह हो जाए ताकि बाद में कोई इशू ना हो। नस्ता जो माँ सब खुद में पेवस्त होते हुए महसूस हुए थे। बेयकीनी से वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम दूर हुई थी तो गोया फैसला कर चुका था, तुम मुझे तलाक दोगे, शायद भी
बेयकीनी और करब से उसके लबों से ये अल्फाज टूट करने तुम मैं से मोहब्बत करती हो और मेरी मोहब्बत इस बात की इजाज़त ही नहीं देती कि मैं तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन लूँ। अनान खुद पर ज़ब्त किए बहुत मजबूती से अपनी बात कह गया था। तुम ये सोच सकते हो मुझे उससे शख्स से मोहब्बत होगी जैसे रिश्ते जुड़ने की वजह से मैं हमेशा बेसुकून रही थी। वहाँ को लफ्ज़ बस अनान अब्बास पर अनान का दिल तड़प था। माँ सकीना वहाँ को देख आगे बढ़ा और उसको अपनी मोहब्बत से चुनने लगी। जब माँ सच धक्का दे बोली तू रहो तो मुझसे घटिया इंसान, ये बोलकर माँ समाज बान जब अनान ने उस दीवार पर हाथ बढ़ा, ये कोई बेगैरत इंसान है तू। अनान अब्बास से अच्छी खासी वो खुश थी और तूने लाती हमेशा आइडियाज़ तुझे मरवाते हैं। मैंने तो सोचा था कि बांस को शायद वो इजहार मोहब्बत कर, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट गया। कमीने है तू। अब्बास से हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह दिमाग में इस्तेमाल करते हुए खुद से लगते हुए सवाल जवाब कर। जब हारिफ ने बुला रही है नीचे घर जाने के लिए, हारिफ ये बोलकर वहाँ से अन्ना के नाम दोनों हाथों से पाल सवार खुद से बोला अब ना इस बीवी को जो कभी राज़ी नहीं हुई। एक्टिंग का शौक घटिया इंसान गलत वक्त पर पूरा किया तुमने, खुद को कोसते हुए नीचे की जानब बढ़ गया। ईद के तीसरे दिन हारिब और नुमा का निकाह तय हुआ। सब घर वाले माँ और अनान राज़ी कर, जबकि हारिब और नुमा भी किसी के लिहाज के लड़ना शुरू हुआ। रमज़ान के काफ़ी दिन तेज़ी से गुजर गए थे। माँ और अनान के दरमियान मौजूद सब घर नोट किए थे। रुकैया बेगम पूछने दोनों ही बात पर लग गए। उन्हें मुतमईन कर गए थे कि ऐसा कुछ नहीं। रमज़ान शब थी। सब तारीख वाला लाउंज में टीवी के आगे मौजूद जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान रवायत के बेटी की लाश नुमाइंदगी कर रहे थे। माँ किचन में सब कुछ चाय बना लाउंज में आए तो सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। भाभी चांद रात मुबारक हो। हारिफ मासा के हाथ से कप पकड़ के 32 दांतों की नुमाइश करके बोला तुम्हें मुबारक हो। रावी मुस्कुराते हुए उसके पास सब बैठ गई। अनान मोबाइल पर हमजा का मैसेज अब शफीक साहब ने सोचिए वो ये लोग 30,000 रुपये और मासा को ले जाकर सईद की शॉपिंग करवा लो। शफीक साहब की बात पर दिमाग से देखा जो आंखों के इशारे से मना कर ठीक है अबू अब माई तुम चाय पी ख़त्म करके बाहर जो मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। शफीक साहब से बोलो माई की तमाम बुरी अंदाज करते हुए बाइक चलें तो मासा को भी चारों चार उठना पड़ा लेकर उसके पास आई जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा किसी कॉल पर बात कर मासा बैठती उसने कॉल बंद की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुमने मामू को मना क्यों किया? थोड़ी देर बाद मासा ने पूछा क्योंकि चांद रात वाले दिन उनके 10 नंबर जूते वो भी अपनी इकलौती बीवी के सामने खाने का मेरा कोई मूड नहीं था। जब मसूमियत तारीखी हल्का आंखों में शराब वाज़ रक्स करी तो उसके बाद में मासा लाभ भेज गई। उसके बाद शॉपिंग मॉल तो उन दोनों दरमियान खामोशी ने किया था। शॉपिंग करती हुआ अनान ने मासा को पसंद को मद्देनजर रखा था। तकरीबन 1 बजे करीब वो शॉपिंग करके लो तो मासा फ्रेश होकर कमरे आई तो अनान पूरे बेड पर टांग तरह से बुरा था जो आंखें बांध कर मुस्कुराहट को लबों पर जायज़ चढ़ाने की भरपूर कोशिश कर था। अनान पीछे हटो मैं बहुत थक गई हूँ मुझे सोना है ना। मासा के रुहान से अंदाज बदल कर बाएं साइड पर हो गया। मासा ने शुक्र कलमा पढ़ते हुए लाइट ऑफ की और लैंप ऑन किया। वो बेड पर लेट जब अनान ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा वो आसबाख्ता सी और हाथ रख के उसे देख रही जिसकी आंखों में जज्बात लोग और मुस्कुराहट उसे बहुत कुछ समझाने पर मजबूर कर रही थी। वो अनान की दिल की धड़कन हाथ के नीचे बासानी महसूस कर रही थी। एकदम से सबने रुखसार तपते हुए महसूस बल्कों का उठना गिरना और लोगों के लर्जिश से उसे अपना सांस मामूल से तेज़ होते हुए महसूस हुआ। अनान प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मासा की लड़ती आवाज़ पर भी जैसे वो आवाज़ भी नहीं लौटता। सर को थोड़ा सा उठाकर उसने मासा की बहुत कलम छोड़ता और फिर उसके कान करीब झुकते हुए सरगोशियाना अंदाज बोला आज दिल की बेईमानी पर मैं खुद भी हैरान हूँ इसलिए आज प्यार की तमाम राहें बंद कर चुका हूँ। दिल तुम्हारी कुर्बत का ख्वाह है और दिमाग तुम्हें अपना बनाने पर राजी। तुम्हारे चेहरे पर बिखरी ये कौन से खिजाक रंग और यकीन मानो तुम्हारे चेहरे पर हया का रंग बहुत अल्फ्रेद है। अनान उसके कानों में तलस्म वर्ड बदल कर साइड लैंप ऑफ कर गया था। अगले 2 दिन वो ईद की नमाज़ पढ़कर अपनी माँ से मिलकर उसने हारिफ को दीदी लड़ाई तो वो दुश्मन जान नजर नहीं है जिसकी दीद ख्वाहिश उसे तंग कर रही थी। अभी कल रात उसने अपने रिश्ते को एक मुकाम दिया था लेकिन अब माँ सके ये उसकी जान हल्कान हो रही थी। थोड़ी देर अपनी माँ के साथ गायब दिमागी इस बातचीत करने के बाद वो ऊपर चला दरवाजे जैसे उसने अपनी मम्मी को तमाम तरह हथियारों से लेस उसकी आवाज़ सलब कर चुकी उसके लाए हुए कपड़ों मलबूस नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। ईद मुबारक। अनान जल्दी से खुद को कंपोज करते अंदर आए उससे 4 कदम दूर खड़े तो मुस्कुरा तुम्हें भी ईद मुबारक जवाब हल्की भरी आवाज़ में कहा और जानबूझकर ड्रेसिंग की चीज़ें इधर उधर करने तुम्हारी ईद दी। उसके सामने चंद हज़ार नोट की तो माँ से मुझे नहीं चाहिए। माँ से ये बोल कर वहाँ जानू तो अनान ने उसके सामने यही मसला कि आप किस चीज़ को लेकर नाराज़ हो रही हो ना दिल बोझल हुआ था और उस कंधे पर से पेशानी टिका कर रोनी। अनान मुस्कुरा कर उससे अपने साथ में तुम बहुत बुरे हो। अनान बस बहुत ज़्यादा वो तुम मेरी कोई परवाह नहीं है। उसकी बात पर अनान मुस्कुरा और लबों पर होकर उसके बाद से ओके आई एम सॉरी तुमने मुझे शादी से इनकार इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ। मामू ने ज़बरदस्ती यहाँ कहलवाई थी तुमसे। देर बाद उसकी आंखों में देख कहा तो अनान ने हैरत से सोचा अगर मैं इनकार करता तो क्या ये शादी हो सकती थी? अनान के उल्टा सवाल पर उसने अनान को मैंने खुद तुम्हें हमजा से बातें करते हुए
सुना था जब तुम बोल रहे थे कि मामू तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और शिश बस करो यार, कितना बोलती है तुम। अनान ने उसकी सुर्खी से मुज़य्यन लबों पर अपनी हद की और मुस्कुराती लहजे के मुकाबिल को खामोश करवा। वो सिर्फ तुम्हें तंग करनी तो तुम मुझसे लड़ती, लेकिन मुझे क्या मालूम था इस बात को तुमने ना का मसला बनाई हो। तो क्या तुम्हारी गुरेज की वजह यही थी? अनान के जवाब उस दिल शर्मसार हो गया तो उसे अपने अंदर तक में सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो सच बोल रहा था क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने की कोशिश थी। मैं खुद को तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहती थी और मुझे इस घटिया नुमायर के ताने देते एक और शक वाले बोझ से आज़ाद हुआ। तो नान मुस्कुरा कर उसे अपने आसार में लिया, फिर दाएं हाथ की 2 उंगलियों को उसकी नीचे रखा और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए खुमारा लुंदा जिम्बला और जो यूं बंद सर का मेरी आवाज़ गुम कर चुकी उसका क्या अनान मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो ना? अनान मुस्कुरा कर देखा और फिर मोहब्बत से बोला, मेरी आंखों में जान लो, अगर आँख समारा हुआ तो यार इश्क बन चुकी है और इस इश्क को लफ्ज़ों के सहारे की ज़रूरत नहीं। इसके बाद पर एक शख्स ने उसके लोगों को हत्या किया था। एतबार करते हुए मुझ के एतबार के बगैर मोहब्बत मुमकिन है। वो उसे मोतबर कर रहा था, अपने लफ्ज़ों से ज़्यादा मुकाबिल को अपना बना चुकते, लेकिन मैं तो अब भी नाराज़ हूँ तुमसे। मासूद शराज बोलता अनान ने उसकी बयानी से अपनी फ्रेंड ने कहा, मतलब मैं झूठ बोल रही हो, अब तुम कैसे मुस्कुराहट ने जैसे चेहरा कर रही था। मासूद के लबों का मेरे लायु कपड़े पहनकर तैयार होकर मेरा इंतज़ार करती हो, कहती हो कि अनान मुस्कुराते हुए बेचारा मेरी ईदी माँ ने हक से उसके हमने आज पूरा अनान अब्बास थी। अनान उसका हाथ थामते हुए बोला, माँ ने उसे बुरा, वो तो है ही मेरा, अब ईदी निकालो तो ईदी मिलो और ईदी ले लो। वो उसे आसान सीखे, वैसे तो मुझे मजबूर कर रही हो कि हम यहीं गुजार थे। बाद में खेस बार उसने अनान पूरा तो अनान का क्या कमरे में गूंजा था। ईद की खुशी उन्होंने इसार में ले ली थे। एतवार की मंजिलें तय करती हुए दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर गए थे। ईद ने गोया उन दोनों को शल उठा दी थी। कुछ गिले शिकवे जो उनको थे आपस में सुलझा कर उन्होंने अपने रिश्ते कमज़ोर होने से बचा लिए थे। उन्होंने एक दूसरे से मुतमईन होते हुए सबसे मिलने के लिए चले गए। ये ईद खुशियाँ लौटा देती है। जानना कभी आपसी रंजिशों को बुला कर तो देखो।